So good morning everyone. I hope you people are doing good. So last class में हम लोग molecular technique जब हमने start किया था, so I told you the different types of molecular techniques that we had to discuss. And in that part we were talking about hybridization. हम hybridization की बात कर रहे थे और हम लोगों ने southern blotting और southern hybridization उस दिन discuss किया था. अब वो किसके लिए यूज किया जाता है? डीएनए या जीन को आइडेंटिफाई करने के लिए. ठीक है, प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया था. कोई भी सोर्स जो भी सेल का है उसको लो, उसमें से जीनोमिक डीएनए को निकालो, निकालने के बाद उसका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ फ्रैगमेंटेशन करो, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड या एल्कली सॉल्यूशन के साथ उसको डीनेचर करो, फिर एग्रोजेल पे उसको रन करके पर्टिकुलर बैंड्स को सेपरेट कर दो, एंड देन उसके बाद प्रोब डालो उसके अंदर, उसके बाद उसको ट्रांसफर करो. और ट्रांसफर करने के लिए वी वर यूजिंग ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन. और ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन दो किस्म के थे, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन एंड नायलॉन मेम्ब्रेन. ये मैंने आपको पहले लिखवाया था. प्रोसीजर क्या होता है मैंने यहां लिख दिया है, अभी बता देता हूं आपको, उसको लिख लेना आप. उसके बाद हम ये जो मेम्ब्रेन होती है या जो ब्लॉटिंग पेपर जिसके ऊपर अब डीएनए एंड ऑल ट्रांसफर हो गया है, आप उसको हाइब्रिड प्रोब के साथ इंक्यूबेट कर देते हो. और जब आप उसको हाइब्रिड प्रोब के साथ इंक्यूबेट करते हो तो आपका मेन पर्पस ये होता है कि वो प्रोब उस पर्टिकुलर टारगेट के साथ जाके बाइंड कर जाए जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है. तो इसका मतलब है आपको सीक्वेंस पता होगा. सीक्वेंस पता होगा तभी तो आप उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब बनाते हो. फिर आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे? या तो प्रोब को फ्लोरोफोर लेबल्ड कर दो या रेडियो लेबल्ड कर दो. फ्लोरोफोर लेबल्ड कर दिया तो फिर वो ये इंटेंसिटी फ्लोरोसेंस देख के हम पता लगा सकते हैं, और अगर रेडियो लेबल करा तो ऑटो रेडियोग्राफी से पता चल सकता है. ठीक है, अब जो दो किस्म के मेम्ब्रेन यूज किए जाते हैं सदर्न हाइब्रिडाइजेशन में और नदर्न ब्लॉटिंग के अंदर भी, इवन वेस्टर्न ब्लॉटिंग में भी, वन ऑफ देम इज ए नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, अनदर वन इज ए नायलॉन मेम्ब्रेन. अब अगर आप नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन यूज कर रहे हो फॉर वेस्टर्न ब्लॉटिंग, देन व्हाट यू नीड टू डू इज आपको बेकिंग करनी पड़ेगी. ओवन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? जेल के ऊपर आपका ये ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन होगा और उसके ऊपर पेपर वेट रखो, नीचे पेपर वेट रखो, और उस पूरे के पूरी जो सामग्री आपने बनाई है उसको ओवन में बेक करते हैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर 2 to 3 आवर्स. सो दिस इज ए प्रोसीजर एंड आई एम श्योर ये बेसिक एजुकेशन जब आपने कहीं की होगी उस वक्त आपको डायग्राम तो बना के दिए गए होंगे. वो यहां मैं बना नहीं रहा हूं, जरूरत नहीं है उसकी. यू पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएसआर. अब 12वीं का एग्जाम नहीं देने वाले हो, ठीक है ना. तो पॉइंट क्या है कि नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को आप जेल के साथ वो करो, प्रेस करो ऐसे, उसके ऊपर मेम्ब्रेन वॉटमैन पेपर, नीचे वॉटमैन पेपर डाल के उसको प्रेस कर दो. फिर उसको ओवन में जाके रख दो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर 2 to 3 आवर्स. उसके बाद क्या होगा कि जो भी मटेरियल डीएनए का जेल के ऊपर है वो सारा ट्रांसफर हो जाएगा मेम्ब्रेन के अंदर. फिर मेम्ब्रेन के अंदर जब वो ट्रांसफर हो गया तो फिर हाइब्रिडाइजेशन करवा लो, प्रोब डाल दो उसके अंदर. ठीक है. दूसरा होता है नायलॉन मेम्ब्रेन. नायलॉन मेम्ब्रेन को यूज करना थोड़ा आसान होता है. इसमें यूवी क्रॉस लिंकिंग कराते हैं 5 से 10 मिनट की. तो इसमें व्हाट यू नीड टू डू इज आपको सिर्फ नायलॉन मेम्ब्रेन रखना है, जेल रखना है, फिर वेट रखना है, ऊपर नीचे प्रेस कर दो उसको जाके यूवी क्रॉस लिंकर्स मशीन होती हैं उसके अंदर रख दो 5 से 10 मिनट के अंदर. तो आपको पता है कि जब यूवी होता है तो थाइमीन डाइमर बनते हैं, और वो जो थाइमीन डाइमर होते हैं उसकी वजह से जो डीएनए है वो नायलॉन मेम्ब्रेन में अपने आप ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है. दिस इज ए प्रोसीजर फॉर योर ट्रांसफरिंग द डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम जेल इनटू ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन. तो इधर यू यूज नाइट्रोसेलुलोज और नायलॉन मेम्ब्रेन. ठीक है, ये एग्जाम में तो नहीं पूछने वाले, बट कभी पूछ लिया तो यू शुड नो कि भाई दो किस्म की मेम्ब्रेन कौन सी होती हैं जो यूज की जाती हैं हाइब्रिडाइजेशन में. वन ऑफ देम इज नाइट्रोसेलुलोज, अनदर वन इज ए नायलॉन मेम्ब्रेन. अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसके अंदर वो ये होता है, देखो डीएनए जो है वो सेवरल थाउजेंड किलो बेस पेयर का होता है, मेगा बेस पेयर होता है. हम लोगों में तो बिलियन बेस पेयर होता है. ठीक है, अब अगर आप डीएनए को स्मॉल फ्रैगमेंट्स में तोड़ देते हो, उसके बाद आप उसको सेपरेट करते हो और फिर आप उसके साथ प्रोब इंक्यूबेट करते हो, तो जरूरी नहीं है कि जो प्रोब हमने डाला है वो उस पर्टिकुलर जीन के साथ ही इंटरैक्ट करे. हो सकता है वो नॉन स्पेसिफिक इंटरैक्शन भी करे. नॉन स्पेसिफिक इंटरैक्शन का मतलब है कि अपने टारगेट को छोड़ के कहीं और जाके बाइंड कर जाए. भाई ये तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर आपने प्रोब डाला है तो हो सकता है उसके अप टू एन एक्सटेंट 40%, 50%, 60%, 20% कोई ना कोई सिमिलर सीक्वेंस किसी और रीजन के पास भी होंगे. तो प्रॉब्लम क्या करेगा? आपका प्रोब वहां पे भी जाके बाइंड कर सकता है, और अगर हमारा प्रोब वहां पे भी जाके बाइंड कर सकता है तो उससे नॉन स्पेसिफिक इंटरैक्शन बोलेंगे और फिर वो रिजल्ट खराब कर देगा. आपको ये लगेगा कि भाई हमारे जीन के 10 कॉपी हैं, लेकिन एक्चुअली में एक ही कॉपी है.
क्योंकि एक ही बैंड आना चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज कि अगर वो 10 बैंड दिखा रहा है तो हम ये सोचने लग जाएंगे शायद 10 कॉपी चले गए, बट उसमें से जरूरी है कि 10 कॉपी, हो सकता है वो नॉन स्पेसिफिक इंटरैक्शन कर रहा हो। तो अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन में, सदर्न ब्लॉटिंग में या नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में नॉन स्पेसिफिक इंटरैक्शंस को मिनिमाइज करना हो, ये वैसे तो आपको लग रहा होगा पता नहीं सर क्या समझा रहे हैं नॉन स्पेसिफिक इंटरैक्शन को, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। मैं अगर आपको ये चीज थोड़ा क्लियर करके बता दूं ना, सीएसआर में 4 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ यही आया था। उन्होंने सदर्न हाइब्रिडाइजेशन में एक बेसिक सी सवाल पूछ लिया था कि जी नॉन स्पेसिफिक इंटरैक्शन को कैसे कम कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर टेक्निक्स में, या आई शुड से टेक्निक्स के अंदर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, बहुत अच्छे से समझना उसको। बहुत अच्छे से अगर आप समझ लोगे तो टेक्निक्स के अंदर स्कोर कर जाओगे मार्क्स। 40-45 मार्क्स की आती है टेक्निक सीएसआर के अंदर, और बाकी डीबीटी, आईसीएमआर, गेट के अंदर भी तो आती है। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आता है। पॉइंट ये होता है कि एक तो बच्चे को अंदर से डर होता है हमें आएगा कि अरे जब यहां टीचर पढ़ा रहा है, किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको ये सब कुछ। मैं आपको ज्यादा अच्छे से इसलिए पढ़ा पा रहा हूं क्योंकि मैंने खुद पीएचडी करी है फ्रॉम वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट इन इंडिया, ठीक है ना। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन आई हैव डन रिसर्च, इन हैंड ट्रेनिंग है, तो इसलिए आई एम एबल टू टेल यू दीज थिंग्स। बुक के अंदर ये सब कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को, ठीक है ना। सो फोकस रह के अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करो और अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करो कि जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, और आप देख लेना आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। सो अगर हमें नॉन स्पेसिफिक इंटरैक्शन को मिनिमाइज करना हो बिटवीन जीन, या जो डीएनए आपने जेल पे ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन के ऊपर जो ट्रांसफर कर दिया है और हाइब्रिड प्रोब के बीच में, तो 2 कंडीशंस होती हैं। एक आपको 2 कंडीशंस होती हैं, एक आपको हाई टेम्परेचर यूज करना पड़ता है, एक आपको लो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन या लो आयनिक स्ट्रेंथ यूज करनी पड़ती है। सो नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी केयरफुली, इसको अच्छे से समझो आप। नाउ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी केयरफुली कि मान लो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमारा ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन है, ये है हमारा पर्टिकुलर जीन, दैट इज ए टारगेट, ठीक है। और जो हमने प्रोब बनाया है वो इसके साथ बाइंड करना चाहिए ऐसे, और मान लो जो प्रोब है वो इसके साथ भी बाइंड कर रहा है, प्रोब है जो इसके साथ भी बाइंड कर रहा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये जो ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन के ऊपर जो टारगेट जीन है वो ये है, और वहां पे प्रोब को बाइंड करना चाहिए, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटारिटी बेस पेयरिंग होनी चाहिए, ठीक है। बट अब वो नॉन स्पेसिफिक भी कर रहा है, ये और ये, दे आर नॉन स्पेसिफिक। अब अगर वो नॉन स्पेसिफिक इंटरैक्शन कर रहा है तो उसका क्लियर कर मतलब ये है कि आपका जो रिजल्ट है वो खराब हो जाएगा बिकॉज ऑफ नॉन स्पेसिफिक इंटरैक्शन। अब इसको ओवरकम करने के लिए आप क्या करोगे? पहली कंडीशन हम क्या करेंगे? हाई टेम्परेचर रखेंगे। अब अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी केयरफुली, हाई टेम्परेचर से क्या फायदा होगा? हाई टेम्परेचर से क्या फायदा होगा इसको अच्छे से समझो आप। मान लो ये जो प्रोब जब परफेक्ट स्पेसिफिक इंटरैक्शन कर रहा है तो उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसके जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर रहे हैं डीएनए के साथ, और ये पूरा का पूरा स्टेबल ड्यूप्लेक्स बन रहा है। बट अगर वो नॉन स्पेसिफिक इंटरैक्शन कर रहा है तो इनके और इनके बीच में, प्रोब और डीएनए के बीच में इंटरैक्शन कंप्लीट नहीं होगा। कुछ कुछ न्यूक्लियोटाइड इंटरैक्ट कर रहे होंगे, कुछ कुछ नहीं कर रहे होंगे, तभी तो नॉन स्पेसिफिक है ना। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे उससे क्या होगा? इनका मेल्टिंग टेम्परेचर क्योंकि कम होगा तो हाई टेम्परेचर में प्रोब अपने आप उस डीएनए से अलग हो जाएगा। हाई टेम्परेचर का क्या फायदा हुआ कि ये सिर्फ उसी प्रोब और डीएनए कॉम्प्लेक्स को अनटच रखेगा जिसमें परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटारिटी बेस पेयरिंग हुई है। मान लो जो प्रोब है वो 25 बेसिस का है, बड़ा ही प्रोब यूज करते हैं, 18 से 30 तक हम प्रोब की लेंथ यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर एक 25 बेसिस का एक प्रोब है और वो प्रोब अपने पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट के सीक्वेंस के साथ परफेक्ट बेस पेयरिंग कर रहा है, तो इसका मतलब है पूरे 25 बेसिस उस पर्टिकुलर जीन के कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर रहे होंगे। बट अब अगर ये नॉन स्पेसिफिक हुआ तो इसका मतलब है 25 में हो सकता है 10 ही कॉम्प्लीमेंट्री हो, 25 में हो सकता है सिर्फ 12 ही हो सकता है सिर्फ 5 ही हो, लेकिन बाइंड तो कर जाएगा ना वो भी। तो हाई टेम्परेचर क्या करेगा? जहां जहां पे ये वीक नॉन स्पेसिफिक इंटरैक्शन हुई है उसको तोड़ देगा। क्यों? क्योंकि वो वीक इंटरैक्शन है, तो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओगे ये वाला और ये वाला इंटरैक्शन अलग हो जाएगा। तो हाई टेम्परेचर का क्या फायदा हुआ कि उसने नॉन स्पेसिफिक वीक इंटरैक्शन जो प्रोब और डीएनए के बीच में हो रही है उसको खत्म कर दिया, लेकिन वो इसको नहीं खत्म कर पाएगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल इंटरैक्शन होगी। अच्छा, अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है?
लो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन और आयनिक स्ट्रेंथ। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी केयरफुली। जो प्रोब है वो भी नेगेटिवली चार्ज है, दैट इज ऑल्सो नेगेटिवली चार्ज, और जो आपका डीएनए है ये भी आपको पता होगा वो भी नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, अब प्रोब भी नेगेटिवली चार्ज है, भाई न्यूक्लियोटाइड ही है ना वो भी, और जो डीएनए वो भी नेगेटिवली चार्ज है। सो द प्रॉब्लम इज, नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, द प्रॉब्लम इज कि अगर हम ज्यादा सॉल्ट यूज करें, ज्यादा सॉल्ट का मतलब है इफ आई यूज हाई अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड, आयनिक स्ट्रेंथ का मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट सॉल्ट, अगर मैं ज्यादा सोडियम क्लोराइड यूज करूंगा तो सोडियम आयन क्या करेगा, इसके नेगेटिव चार्ज को शील्ड कर देगा। शील्डिंग, ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, मैं लिखवा दूंगा आपको समझाने के लिए बस बना रहा हूं। तो आप ऐसे सोचो, अगर हमने ज्यादा सॉल्ट यूज करा तो सोडियम क्लोराइड अगर हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज करेंगे, सोडियम पॉजिटिवली चार्ज है, और अगर सोडियम पॉजिटिवली चार्ज है तो डीएनए और प्रोब नेगेटिवली चार्ज है, तो उसके नेगेटिव चार्ज को वो शील्ड कर देगा। उससे क्या होगा कि प्रोब और डीएनए का नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। किसकी वजह से? सोडियम आयन की वजह से। तो फिर अगर वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो फिर उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ जाएगी, और अगर अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ गई तो नॉन स्पेसिफिक इंट्रैक्शन होने की भी टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी। भैया आप ऐसे सोचो, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल कर रहे थे एक दूसरे को, हमने उसके दोनों के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया पॉजिटिव आयन की वजह से, तो अब इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन बढ़ने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर बढ़ जाएगी तो अपने आप ये सोचो, अगर डीएनए और प्रोब ज्यादा एक दूसरे से इंटरेक्ट करना शुरू कर दें तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि नॉन स्पेसिफिक इंटरैक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इसको कम करने के लिए आप क्या करोगे? लो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन यूज करोगे। दैट मींस आप सोडियम क्लोराइड कम क्वांटिटी में डालोगे। कितना डालोगे मैं लिखवा दूंगा अभी, कम क्वांटिटी में डालोगे। अगर आप कम क्वांटिटी में डालोगे तो डीएनए और प्रोब का जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरा न्यूट्रलाइज नहीं होगा, और डीएनए और प्रोब एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि वो सिर्फ उसी जगह इंटरैक्ट करेंगे जहां पे परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटैरिटी बेस्ड स्पेसिफिक इंटरैक्शन होती है। सो दैट मींस लो आयनिक स्ट्रेंथ नॉन स्पेसिफिक इंटरैक्शन को मिनिमाइज कर देगा, और हाई टेम्परेचर से जो नॉन स्पेसिफिक वीक इंटरैक्शन हो रही है वो सारी की सारी रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो आप सबसे पहले ये पॉइंट लिख लो, ये दोनों पॉइंट लिख लो, उसके बाद मैं आपको ये लिखवाता हूं। पहले आप ये दोनों पॉइंट्स लिखना। ठीक है, सो आई विल गिव यू 2 मिनट्स, पहले ये दोनों पॉइंट लिखो, उसके बाद मैं आपको ये सब डिटेल में लिखवाता हूं। ठीक है, लिख लो इसको फटाफट।